बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ के अंदर जो है वो तीसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशंस, यानी कि जो सबसे इब्तदाई जो सिविलाइजेशंस थी वो दरियाओं की तहजीबें थी। ठीक है जी, दरियाओं की सिविलाइजेशंस थी, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो ज़रूर देखें, ताकि आपको ये जो है वो समझ आए यहाँ से आगे हम जो बातें करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने जब अर्ली हम सिविलाइजेशंस की बात करते हैं तो अर्ली सिविलाइजेशंस दरियाओं के किनारे ही स्टार्ट हुई। उसकी वजह ये थी कि पानी था, कि पानी जो है वो ज़िंदगी है। तो अल्टीमेटली उस ज़माने में जो लोग थे वो पानी के किनारे ही आबाद होते थे, और पानी से ही उनका एग्रीकल्चर या जो वो जानवर वगैरह उन्होंने रखे हुए थे, तो उनका जो सारी भी लाइफ वो ज़िंदगी थी वो सारी की सारी डिपेंड करती थी पानी के ऊपर या उन दरियाओं के ऊपर। तो इसलिए जो अर्ली सिविलाइजेशंस थी वो सारी दरियाओं के ऊपर ही थी। उनमें चार जो है वो अर्ली सिविलाइजेशंस हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि 4 अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशंस हैं, जिसमें सबसे पहली है सिटी स्टेट्स ऑफ मेसोपोटामिया। ठीक है जी, दूसरी है हमारे पास पिरामिड ऑफ नाइल या मिस्र की तहजीब हम कह लें, नाइल सिविलाइजेशन। थर्ड है हमारे पास प्लांट सिटीज ऑन इंडस के दरियाए सिंध की, जो हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान के अंदर तहजीब है। और नंबर 4 पे है रिवर डायनेस्टीज इन चाइना, जो चाइना के अंदर तहजीबें हैं। अब देखिए, जो सबसे पहली हमारे पास इस टाइम पे मौजूद है द सिटी स्टेट्स ऑफ मेसोपोटामिया। ठीक है जी, मेसोपोटामिया का जो इलाका है, अगर आप यहाँ पे मैप के अंदर देखिए तो ये हमारे पास जो इलाका है मिडिल ईस्ट के अंदर, ये इलाका है दो दरियाओं के बीच का, दजला और फरात के बीच का इलाका है। और यहाँ पे सबसे पहली सिविलाइजेशन मानी जाती है कि यहाँ से स्टार्ट हुई, कि ये इलाका मेसोपोटामिया का है। और यहाँ पे जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई उसको कहा गया सुमेरी सिविलाइजेशन या स्यूमर सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये सुमेरी तहजीब थी जो यहाँ पे मेसोपोटामिया के इलाके में स्टार्ट हुई। दूसरी जो हमारे पास तहजीब आती है वो है जी नाइल रिवर की तहजीब, ये मिस्र के अंदर है। ठीक है जी, दरियाए नील की तहजीब जो है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो इंडस रिवर सिविलाइजेशन है, जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर है थी। और नंबर 4 पे हमारे पास जो थी वो है जी चाइना की सिविलाइजेशन। और ये जो चाइना की सिविलाइजेशन थी ये जो है वो चाइना रिवर डायनेस्टी भी कहलाती है। तो ये 4 डायनेस्टीज या सिविलाइजेशंस थी जो अर्ली जो है वो सबसे पहले यहाँ से आबादियों का आगाज़ हुआ, या तहजीबें जो हैं उनका आगाज़ हुआ। अब तहजीबें क्या हैं यानी सिविलाइजेशंस क्या हैं, ये ऑलरेडी मैं सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि सिविलाइजेशंस किसे कहते हैं और सिविलाइजेशन के लिए क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले हम बात करेंगे जी सिटी स्टेट्स ऑफ मेसोपोटामिया। अच्छा, ये स्टेट नहीं है, ये स्टेट्स हैं। ठीक है, बहुत सी स्टेट्स हैं, बहुत सी सिटी स्टेट्स ऑफ मेसोपोटामिया। अब ये जो मेसोपोटामिया है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप यहाँ मैप के अंदर देखिए तो ये जो इलाका है मिडिल ईस्ट के अंदर, ये है मेसोपोटामिया, इसको मेसोपोटामिया कहा जाता है। और ये मेसोपोटामिया का इलाका, तो यहाँ पे जो तहजीब थी उसको सुमेरी तहजीब कहा जाता है या स्यूमर की तहजीब कहा जाता है। इस इलाके के अंदर जो सिविलाइजेशन बनी, सबसे पहली सिविलाइजेशन वो स्यूमर सिविलाइजेशन थी इस मेसोपोटामिया के इलाके के अंदर, जो कि दो दरियाओं दजला और फरात के बीच में थी। इसी को अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देखिए क्लोज करके, थोड़ा सा क्लोजअप में, तो एक दरिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अराफात रिवर है। दूसरा ये जो है ये दजला रिवर है। ठीक है जी, यानी ये फरात का दरिया और ये दजला का दरिया। तो ये आपने बहुत दफ़ा सुना भी होगा, दजला और फरात का दरिया। खास करके ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है यहूदियों के लिए भी, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये पूरे का पूरा इसराइल की ज़मीन है, क्योंकि ये जो है वो उनकी मुकद्दस किताब में आया हुआ है कि भाई दजला और फरात का दरिया उनके लिए है, ये उसकी ज़मीन। तो ये जो दजला और फरात है ये आपने इसका जिक्र बहुत दफ़ा सुना होगा। तो इसके बीच की जो ज़मीन है ये काफ़ी फर्टाइल लैंड थी। तो यहाँ पे पहली ये मेसोपोटामिया की सरजमीन थी। तो यहाँ पे जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई वो स्यूमर की सिविलाइजेशन थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि ये फर्टाइल क्रिसेंट थे, यानी ये जो इलाका है ये पूरे का पूरा इन दो दरियाओं के बीच का, इन दरियाओं के बीच में बहुत ही ज़्यादा जरखेज़ी थी, जरखेज़ इलाका था ये। और जरखेज़ इलाका क्यों था कि देखिए, जब दो दरिया हैं और उन दो दरियाओं के बीच में यहाँ पे जितनी भी आबादियाँ हैं, तो उन दरियाओं की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी बेहतर है। और यहाँ की आबादी, और ये वैसे भी जो क्लाइमेट है, अगर क्लाइमेटिक जोन की भी हम बात करें तो ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आता है। ये जो इस समंदर की वजह से है, मेडिटेरेनियन सी की वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है, तो ये काफी अच्छा क्लाइमेट है। अगर इसके अलावा यहां आप नीचे देखें तो आपको नजर आएगा अरेबियन डेजर्ट। ठीक है, अरेबियन डेजर्ट का मतलब क्या है कि अरबी जो यहाँ पे समंदर है पूरे का पूरा सहराए अरब का, तो उसकी अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे तो गर्मी है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे रेत ही रेत है। लेकिन ये जो इलाका है ये फर्टाइल क्रिसेंट्स का है, बहुत ज़्यादा जरखेज़ इलाका है ये जो है यहाँ पे इन दो दरियाओं के बीच में।
और ये बेस्ट एग्रीकल्चर लैंड थी, यानी यहाँ जो जरखेज़ी इतनी ज़्यादा थी कि ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी थी। और ये टिग्रिस और एराफाट रिवर जो है इनके बीच में था। और ये जो दो दरिया थे ये अपने साथ लेके आते थे मट्टी, ठीक है, और सिल्ट, यानी जिसको सिल्ट है वो क्या है कि ये यहाँ पे पहाड़ों के बीच में से दरिया आते थे। तो ये पहाड़ों के बीच में से आने की वजह से पहाड़ों की जो मट्टी है बहुत ही जरखेज जो है वो अपने साथ लेके आते और यहाँ पे प्लेन एरियाज के अंदर इन मट्टी को बिछा देते। तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे जो मट्टी थी वो बहुत जरखेज थी और यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था। तो ये जो मेसोपोटामिया की लैंड है ये बहुत ही ज्यादा जरखेज होने की वजह से सरप्लस एग्रीकल्चर पैदा करती थी। अब सरप्लस एग्रीकल्चर क्या है, जरूरत से ज्यादा, ठीक हो गया, यानी एक तो जरूरत तो पूरी करती ही थी लेकिन उसके बाद बाकी उनके पास बच भी जाता। तो वो जो सरप्लस एग्रीकल्चर था उसकी वजह से यहाँ के जो किसान थे वो काफी ज्यादा अमीर थे, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो जो ट्रेड करते थे उनके पास जो भी सरप्लस वैल्यू होती उनके पास ग्रेन्स वगैरह की या वीट वगैरह की, तो उसकी ट्रेड करते, तिजारत करते, तो उस तिजारत की वजह से वो काफ़ी अमीर थे इस एरिया के लोग। और यहाँ पे जो फर्स्ट सेटलमेंट हुई, यानी सबसे पहले जो लोग आगे बसे उसकी अगर हम ट्रेस करें तो हमें पता चलता है कि 4500 BC के अराउंड फर्स्ट सेटलमेंट हुई यहाँ पे, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 4500 साल पहले जो है यहाँ पे सेटलमेंट हुई। और यहाँ पे जो सिविलाइजेशन बनी वो अराउंड 3300 BC बनी, जो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी, ठीक है, यानी जो सुमेरी तहजीब थी वो यहाँ पे कब बनी जी, 3300 BC के अराउंड बनी, कि लोग आके बसना शुरू हुए, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे, अलग अलग बसे अल्टीमेटली। और फिर वो जो है वो जब कल्चरली कनेक्ट हुए और एक बड़ा एरिया बना, ठीक है, तो वो जब बड़ा एरिया बना तो फिर वहां पे तहजीब हुई, यानी वहां पे गवर्नमेंट का आगाज हुआ, तो वो फिर एक तहजीब बनी, वहां पे एक स्ट्रक्चर बना पूरे का पूरा। लेकिन इस एरिया के कुछ चैलेंजेस भी थे। अब चैलेंजेस की अगर बात करें तो इस एरिया के क्या चैलेंजेस थे, एक तो सबसे पहला चैलेंज यहाँ पे ये था कि अनप्रेडिक्टेबल फ्लडिंग थी। यहाँ पे जो सैलाब थे वो अनप्रेडिक्टेबल थे, कि भाई किसी भी टाइम पे सैलाब आ सकता था। ये नहीं है कि हर दफा आता, लेकिन अब जिस साल भी आता होगा वो अनप्रेडिक्टेबल होगा, कि एरिया ऐसा था कि वहां पे सैलाब आते थे। दूसरा चैलेंज ये था कि यहाँ पे ड्रॉट्स थी, कि जब बारिश बहुत ज्यादा होती तो सैलाब आ जाते, लेकिन जब बारिश बिल्कुल ना होती या बहुत कम होती तो वहां पे खुश्क साली होती, तो खुश साली की वजह से वहां पे क्या फिर भी मुश्किलात होती। और नंबर 3 पे क्या चैलेंज था, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड थे इस एरिया में, क्योंकि ये सहरा के बीच में वाक़ है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का कम होना ही था। और नंबर 4 पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं थी इन सिटीज की, क्योंकि कोई भी बाउंड्री वॉल या कुछ भी ऐसा नहीं था। क्योंकि बाकी अगर हम देखते हैं तो वहां पे हमें एक नेचुरल प्रोटेक्शन दिखाई देती है, आपके पहाड़ों के बीच में वैलीज होती हैं तो पहाड़ प्रोटेक्शन का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो ये कुछ चैलेंजेस थे इस एरिया के, यानी ये जो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी यहाँ के ये चैलेंजेस थे। लेकिन इन चैलेंजेस को इन्होंने थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी जब ये तहजीब बनी तो तहजीब का नाम ही ऑर्गेनाइजेशन है, कि वहां पे फिर पूरा एक सिस्टम है। तो जब सिस्टम बनाया या ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो उसके थ्रू इन्होंने इन चैलेंजेस को ओवरकम किया। जैसे कि जब बारिश नहीं होती तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे डक किया जी, इरिगेशन डिचेस बनाए, यानी कि घड़े बनाए या आप इन्हें कह लें डैम बनाए। वो डैम पानी स्टोर करते और जब बारिश ना होती तो वहां पे ये उसके थ्रू इरिगेशन करते। एक तो ये चैलेंज को काउंटर किया। डिफेंस के लिए मड ब्रिक्स बनाई, यानी कि मड ब्रिक से डिफेंस का काम किया, दीवारें बनाई, जो मट्टी से ईंटें बनाई, उन ईंटों से इन्होंने क्या किया जी, उन ईंटों से इन्होंने डिफेंस वॉल बनाई इन अपनी सिटी स्टेट्स के गिर्द। तो इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया, ये दूसरा इन्होंने काउंटर किया इसको। इसके अलावा यहाँ की जो ट्रेड थी वो काफी ज्यादा जो है वो सरप्लस थी, ठीक है। सरप्लस का मतलब ये है कि यहाँ पे ग्रेन्स थी, क्लॉथेस थे और क्राफ्टेड टूल्स जो थे, जो लकड़ी या हड्डी वगैरह से जो बनाए जाते थे, तो वो जो है ये उसकी ट्रेड किया करते थे और ट्रेड दूसरे इलाकों से करते थे। अब ये स्टेट अगर इस स्टेट से ट्रेड कर रही है, स्टेट से ये इससे कर रही है, इससे कर रही है, तो ये म्यूचुअली कनेक्ट हो गए एक दूसरे से विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब जब ये कनेक्ट हुए, यानी कि सोसाइटी बनी कनेक्ट होने की वजह से, और क्यों बनी, इकोनॉमी की वजह से सोसाइटी बनी इकोनॉमिकली, तो ये पूरे का पूरा जो है वो एक स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे ये एक सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हो गई। उस सिविलाइजेशन की वजह से यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट बनी और उसी को ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट को कहते हैं। ये तहजीब है कि सिविलाइजेशन के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो तहजीब ही है। कि तहजीब क्या है कि जब आप चीजों का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दें, उनको मेंटेन करना शुरू कर दें, और वो एक गवर्नमेंट के अंडर ही हो सकता है। तो वो गवर्नमेंट जो बनी, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, उसने सिविलाइजेशन यहाँ पे बनाई। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो आगाज हुआ एक सिविलाइजेशन का। इस मेसोपोटामिया के इलाके के अंदर सुमेरी तहजीब का सबसे पहले आगाज हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो स्टेट्स थी, अगर हम उनकी बात करें, स्टेट्स ऑफ मेसोपोटामिया की, तो ये जो स्टेट्स थी ये सेल्फ गवर्नमेंट थी, इनकी अपनी, यानी अपनी हुकूमत थी, आज़ाद थी, इंडिपेंडेंट थी।
इसका मतलब ये है कि वहां पे बहुत सी स्टेट्स होंगी अल्टीमेटली, जो कि दोनों दरियाओं के किनारे पे बसी हुई होंगी और हर कोई अपने आप में आजाद और इंडिपेंडेंट स्टेट, लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्ट थी, ठीक है, कल्चरली या सोशली या इकोनॉमिकली, तो एक दूसरे से वो कनेक्ट थी लेकिन थी आजाद। तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे यहाँ पे, और जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल था इन्होंने यहाँ पे सिविलाइजेशन बनाई। इन स्टेट्स की 5 चीजें बड़ी अहम थी, जो इन्होंने 5 चीजें डेवलप की वहां पे। सबसे पहली क्या थी? एडवांस सिटीज थे ये, यानी कि इन्होंने जो सिटीज बनाए वो आहिस्ता आहिस्ता काफी ज्यादा एडवांस बनाए इन्होंने, या आहिस्ता आहिस्ता एडवांस हो गए, ठीक है, उनको एडवांस तरीके से बनाया। दूसरा, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स वहां पे थे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आज भी हम ये कहते हैं कि भाई जो गरीब ममालिक हैं या खासकर डेवलपिंग कंट्रीज की भी अगर हम बात करें तो वहां पे हम कहते हैं हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। स्किल्ड लेबर आज भी अगर नहीं है तो उस टाइम पे अगर स्पेशलाइज्ड लेबर थे, इसका मतलब यह है कि मकान बनाने के लिए उस टाइम पे अगर जो है वो मिस्त्री मौजूद था या उस टाइम पे इंजीनियर उस जमाने का मौजूद था, तो इसका मतलब यह है कि वो डिमांड थी तो मौजूद था। इसी तरह से क्राफ्ट के लिए या क्राफ्टिंग के लिए कोई बंदा मौजूद था, क्राफ्टिंग वाला, तो स्पेशलाइज्ड वर्कर्स का उस जमाने में होना ये उनकी तरक्की ही बताता है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है जी, उन्होंने नंबर 3 पे क्या किया, जो इंस्टीट्यूशंस बनाए वो कॉम्प्लेक्स थे। इसका मतलब ये है कि वो इतने एडवांस हो चुके थे कि उनके मामलात ऐसे कॉम्प्लेक्स अब हो चुके थे एक गवर्नमेंट की तरह, कि अब उनके इंस्टीट्यूशंस का जो स्ट्रक्चर था वो भी कॉम्प्लेक्स हो चुका था। नंबर 4 पे रिकॉर्ड कीपिंग थी। इसी को हम अल्टीमेटली कहते हैं कि ये सिविलाइजेशन है कि रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड का मैनेज करना पूरे का पूरा, कौन आ रहा, कौन जा रहा, क्या हो रहा, कैसे हो रहा, पूरे का पूरा सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स यानी कि मौजूद थी। और नंबर 5 पे इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी, कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर किया। टेक्नोलॉजी से मुराद ये हरगिज नहीं है जैसे हम आज कहते हैं मोबाइल फोन या आईटी इसका मतलब यह है कि उस जमाने के हिसाब से जो भी उनकी टेक्नोलॉजी थी, जो भी वो लकड़ी वगैरह से बनाते या जो जिससे भी बनाते, तो वो सारे का सारा उन्होंने उसको इंप्रूव किया हुआ था काफी ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिटी स्टेट्स थी, ये जो शहरी रियासतें थी मेसोपोटामिया की या सुमेरियन सिविलाइजेशन की, ये काफी ज्यादा एडवांस और हाई लेवल पे थी, तरक्की याफ्ता थी। उसमें आप एक एग्जांपल लें, ये जो सामने आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर के अंदर आप इनका आर्किटेक्चर देखिए मेसोपोटामिया का, कि किस तरह से इन्होंने इसको बनाया प्रॉपरली। इसका मतलब ये है कि इस आर्किटेक्चर को आप देख के ये नहीं कह सकते कि जहां इन्होंने दीवार आई वहां दीवार बना दी, जहां इनका दरवाजा आया वहां दरवाजा बना दिया, जहां जो है एंट्रेंस, तो ये पूरी प्लानिंग के तहत बना, ठीक है जी। ये जो पूरी की पूरी प्लानिंग हुई, इस प्लानिंग के तहत कि भाई यहाँ पे हॉल बनेगा गवर्नमेंट का, यहाँ पे मकान बनेंगे, और यहाँ पे ये पीछे देखिए कि भाई यहाँ पे जो है वो प्रिंस होगा या बादशाह रहा करेगा, तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत बना। तो प्लानिंग के लिए इनको नॉलेज होना जरूरी था। सो इनके पास नॉलेज भी था और इनके पास टेक्नोलॉजी भी थी, जिन टूल्स के थ्रू इन्होंने जो है वो लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ या जिस तरह भी इन्होंने जो ज्योमेट्री वगैरह या अरिथमेटिक्स वगैरह यूज करके तो ये बनाई चीजें। अच्छा, अब उनमें कुछ सिटीज, अच्छा इसके अलावा 3000 बीसी के अराउंड जो है ये सारे के सारे सिटीज जो है वो बिल्ड होना शुरू हुए, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बिल्ड करना शुरू किए 3000 बीसी के इर्द गिर्द। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन थी वो बार्ले और वीट की काफी ज्यादा थी, जो कि हर शहर के गिरदोनवाह में थी। यानी इन्होंने जो सिटीज बनाए, तो अब अल्टीमेटली सिटीज इस तरह से नहीं थे कि एक शहर दूसरा शहर तीसरा शहर यूं जुड़े हुए, ये इस तरह से जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि ये सिटीज इनके बीच में इतनी स्पेस जरूर थी कि इनकी सराउंडिंग्स में जो है वो बार्ले और वीट जो है वहां पे बोई जाती, हर शहर की पैदावार उसके गिरदोनवाह पे मौजूद होती, हर शहर की। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी आसानी थी, तो क्योंकि इनका पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम था या जरिया माश जो था वो डिपेंड करता था एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर, इसी वजह से तो यहां पे मौजूद थे। और ना इतनी एडवांसमेंट थी कि वो कहते हैं इंडस्ट्री हम लगाते हैं, तो ये फिर अपने शहरों के गिर्द इन्होंने ये चीजें जो है वो लगाना शुरू कर दी सिटी वॉल्स के सराउंडिंग में। और यहाँ पे उस जमाने में जो कुछ अगर हम कहें कि कौन कौन से शहर जो इन्होंने बसाए यहाँ पे बड़े फेमस थे, जो मेसोपोटामिया या सुमेरियन सिविलाइजेशन के अंदर थे, उसमें एरिदू था, बैड ट्रूबा था, अच्छा जी शुरुपक था, ये उस जमाने के नाम है, अच्छा जी उर्क था, सिपर था, और उर खास करके बड़ा फेमस है। सिटी ऑफ उर जो है ये उस जमाने में सबसे मॉडर्न सिटीज में से एक सिटी था इस मेसोपोटामियन या सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो ये कुछ शहर थे जो उस जमाने में वहां पे बसाए गए। इसके अलावा यहाँ पे जो जितना भी कंट्रोल था वो जिगर्ट के थ्रू यहाँ पे कंट्रोल होता है, इसको मैं ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर भी चुका हूं। तो जिगर्ट क्या है? एक टाउन हॉल आप इसे कह लें या इसे आप असेंबली कह लें, कि जहां से गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है, कि इसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसी के अंदर प्रेसिडेंट ऑफिस, इसी के अंदर जो है वो जो इलीट है, जो बाकी ऑफिस वगैरह हैं या जो मिनिस्ट्रीज वगैरह वो सारी की सारी, तो ये असेंबली हॉल था एक किस्म का जिगर्ट। ये सामने आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये एक जिगर्ट की पिक्चर है, कि ये स्पेशली प्लान की हुई है कि कहाँ पे जो है वो किंग बैठेगा, ठीक
ठीक है, यानी जो सिटी स्टेट का हेड होगा वो कहाँ बैठेगा, उसका जो पीएम है वो कहाँ बैठेगा, उनके जो नीचे वर्कर्स हैं वो कहाँ होंगे, किस तरह से पूरे का पूरा यानी गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ से कंट्रोल होता था। जैसे मॉडर्नली हम कह सकते हैं किले जो है वो बने थे मिड सेंचुरी के अंदर, तो ये किला था इस तरह का, यहाँ पे सारा कंट्रोल होता। और अगर इसकी हम हिरार्की देखें कि ये किस तरह से कंट्रोल होता था, ठीक है, और लोगों की डिवीजन क्या थी, तो उसमें प्रीस्ट जो थे, दीनी लोग जिनको हम कह सकते हैं, वो उनके मजहब के जो भी मानने वाले थे, आलिम वगैरह जो मौलवी हम जिन्हें आज हम कह सकते हैं, तो ये जो प्रीस्ट थे ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि सबसे ऊपर प्रीस्ट थे, उसके बाद रूलर्स इसे कंट्रोल करते थे इन सिटीज को। अब इसको जरा समझिएगा, यानी ये जो जिगट था, इस जिगट के अंदर सबसे, यह शहर जो था, ये जो सुमेर सिविलाइजेशन थी, इसके अंदर सबसे ऊपर अगर किसी को कोई अहमियत हासिल थी तो वो उलमा को थी, आप ये कह लें, ठीक है जी, उलमा। उलमा के बाद जो है यहाँ पे दूसरे नंबर पे अगर किसी को थी तो वो हुक्मरानों को थी, कि हुक्मरान दूसरे नंबर पे थे, और हुक्मरानों के बाद फिर नीचे सब डिवीजन थी, अवाम थी, या उनके नीचे थे, उनके नीचे अवाम थी, इस तरह से डिवीजन थी। अब ये समझते थे, ये जो इस इलाके के लोग हैं, स्यूमर के लोग हैं, ये पहली बात तो ये बहुत से खुदाओं के मानते थे, तो ये उलमा से डरते बहुत थे। यानी ये जो मजहब का डर था, इनका ये मानना था कि इनके ऊपर ये जो दजला और फरात पे जो पानी आता है, या यहाँ पे जो इतनी ज्यादा ज़राअत होती है, ये ज़राअत किस वजह से होती है, ये खुदा की मेहरबानी से होती है, और खुदा के बंदे कौन से हैं, यानी खुदा के यहाँ पे भेजे हुए वजीर कौन से हैं, वो हैं जी ये उलमा, मजहबी लोग जो उन्हें डराते थे। तो मजहबी लोगों को हर ही टाइम पे जो है बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल रही है। तो ये मजहबी लोग क्या थे जी, ये देवता थे किस्म के, या देवता से लेने वाले थे, ब्रिज थे ये खुदा के बीच में। उसके बाद ये हुक्मरानों के ऊपर थे, यानी हुक्मरान इनकी माना करते, हुक्मरान भी इनसे डरा करते थे, और उसके बाद हुक्मरानों के नीचे यहाँ पे आता। तो ये सोशल इनका पूरी हिरार्की थी कि इस तरह स्टेप बाय स्टेप डिवीजन थी, लेकिन सबसे ऊपर जो इस सोसाइटी के अंदर था वो उलमा थे, या प्रीस्ट जो उस टाइम पे थे उनके, वो प्रीस्ट सबसे ऊपर थे, क्योंकि ये मानते कि जितनी भी क्रॉप्स हैं, ठीक है, वो क्रॉप्स गॉड्स की वजह से होती हैं अच्छी, और गॉड के जो लोग हैं, वो नुमाइंदे हैं, खुदा के नुमाइंदे, वो प्रीस्ट ही हैं इनके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और प्रीस्ट जो है फिर वो क्या करते थे, फिर वो इनसे इनके बदले में टैक्स मांगा करते थे। अब देखें आप जरा यहाँ पे कि अब क्योंकि इन्होंने खौफ तो फैलाया हुआ था कि भाई हम जो है सुप्रीम है, हम सुपीरियर हैं, हमारी वजह से बारिशें होती हैं, हम तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं, या बारिश जब ना होती तो अल्टीमेटली इन्हीं के पास जाते थे, तो फिर ये इनसे टैक्स मांगते कि भाई अब तुम्हारी अच्छी फसल हुई है या हुई नहीं हुई, तो अल्टीमेटली तुमने फिर टैक्स देना है। तो फिर ये काफी ज्यादा अमीर थे, यानी इनका बहुत ज्यादा असर सूख था, ये एलीट से भी ऊपर थे, और उनके पास काफी ज्यादा जो है वो मालो दौलत थी। अच्छा, अब इसी तरह से वॉर्स भी हुआ करती थी सिटी स्टेट्स के बीच में। अब जाहिर बात है, जब यहाँ पे इतनी ज्यादा स्टेट्स होंगी और वो भी इंडिपेंडेंट होगी और हर एक खुद को स्ट्रांग करने की कोशिश करेगी, तो वहां पे उनके बीच में वॉर्स भी होंगी। तो ये जो जंगें थी ये अक्सर हुआ करती, और इन्हीं जंगों की वजह से फिर यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मीज बनानी पड़ी। स्टैंडिंग आर्मीज का मतलब ये है कि पहले जमाने में ये था कि आर्मी ऐसी होती कि जब लड़ाई होती तब भी लोग इकट्ठे होते और जाके लड़ाते, एक छोटा मोटा लश्कर होता। लेकिन जब आपकी मुस्तकिल लड़ाई हो तो फिर आपको मुस्तकिल फौज रखनी पड़ती है, मुस्तकिल जो है ना, जैसे आज के जमाने मौजूद हैं। तो उस जमाने में भी इन्होंने स्टैंडिंग आर्मीज रखी कि भाई जब भी लड़ाई हो तो वो उसको डिफेंस कर सके एक दूसरे अपना, ठीक है। अब ये जो स्टैंडिंग आर्मीज थी, ये वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है कि यहां पे मिलिट्री रूलर्स आए, और मिलिट्री रूलर्स फिर वो बन गए हेड स्टेट के। ये स्टैंडिंग आर्मीज, क्योंकि इनके जो हेड थे आर्मीज के, अल्टीमेटली पावर उन्हीं के पास थी, क्योंकि ताकत उनके पास इसलिए थी कि वो लड़ते बढ़ते थे, सब कुछ उनके पास था। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ वो रूलर्स बन गए। और कौन से रूलर्स बने जी, वो फिर ऐसे रूलर बने कि उन्होंने डायनेस्टीज बना दी वहां पे, कि एक जनरल था, लेट सपोज, उस जनरल ने क्या किया जी, कब्जा कर लिया हुकूमत के ऊपर। अब उसके बाद जब उसका बेटा आया तो उसने हुकूमत की, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। तो ये डायनेस्टी का मतलब ही होता है खानदान के अंदर एक सिस्टम चलना, कि वो मिलिट्री रूलर्स जो हैं उन्होंने अपने ही खानदानों के अंदर फिर वो सिटी स्टेट्स जो है उनकी सारी बादशाही रखी और उनको अपने किंग्स बने। तो अल्टीमेटली मिलिट्री जो है वो पावरफुल हो गई और मिलिट्री के रूलर्स बनना शुरू हो गए, और उन्हीं मिलिट्री रूलर्स ने डायनेस्टीज बना दी अपने ही खानदान के अंदर। और ये कब हुआ, ये 2500 बीसी के अराउंड जो है, 2500 बीसी के अराउंड जो है डायनेस्टीज यहां पे स्टार्ट हो गई। वो जो तहजीब थी वो आहिस्ता आहिस्ता, अब आप देखेंगे, खराबी की तरफ माइल होगी, क्योंकि पहले कुछ और स्ट्रक्चर था, अब उसका स्ट्रक्चर जो है आहिस्ता आहिस्ता ताकत की तरफ जा रहा है, कि फिर अब वो ताकत ही उनको नजर आएगी। और ये जो सिटीज थे फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फैलना शुरू हो गए अपनी ट्रेड के थ्रू, और ये भी 2500 अराउंड बीसी जो है ये सिटीज फैले, क्योंकि अब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो सिटीज भी फैल रही हैं, उनकी नीड्स भी फैल रही हैं, तो उन्होंने फिर आपस में ट्रेड भी की। तो इस तरह कल्चरल डिफ्यूजन हुआ यहाँ पे। कल्चरल डिफ्यूजन जो है क्या हुआ कि एक इलाके का दूसरे इलाके, दूसरे का दूसरे इलाके, लोग एक दूसरे के इलाकों में आना जाना, रहना, ट्रेड करना, तो ये फिर पूरा का पूरा कल्चर जो है इस एरिया का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गया इस एरिया में, सुमेरियन सिविलाइजेशन के अंदर। अब अगर सुमेरियन कल्चर की बात करें कि भाई ये जो सुमेरी तहजीब है इसका जो कल्चर था वो कैसा था, तो उसमें देखिए ये क्या थे जी,
ये पॉलीथेइज्म के ऊपर बिलीव करते थे, यानी जैसे मैंने आपको कहा कि ये बहुत से खुदाओं के मानने वाले थे, ठीक है। अब ये बहुत से, यहाँ पे आप सामने इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखिए तो ये उस टाइम के सुमेरी खुदा थे, ये बहुत से खुदाओं को मानते थे। यानी कोई खुदा जो है वो सूरज के लिए है, वो सूरज देता है, कोई खुदा जो है वो बारिश बरसाता है उनके अकॉर्डिंगली, ठीक है। कोई खुदा जो है वो तूफान लाता है जब वो खफा हो, तो उसके लिए फिर ये डरते भी बड़ा थे। तो इस वजह से जो है ये खुदाओं, बहुत से खुदाओं को मानते थे। कोई खुदा जो है वो अच्छे थे, इनके लिए बेहतर थे, लेकिन जब ये उनका हुक्म ना मानते इनके अकॉर्डिंगली, जब वो खौफजदा होते तो फिर वो उनके ऊपर तूफान भी लाता। तो उन्हीं में से एक खुदा जो था जिसका बहुत ज्यादा डर इन्हें हुआ करता था, जो डेमन, जो यानी शैतानों का एक खुदा मान जाता था जिससे डरते थे, उगोला इसका जो है वो नाम था। और ये इससे बड़ा डरा करते थे और बड़ा डर के रहा करते थे और बड़ा ख्याल किया करते थे। और ये फिर क्या करते, उससे बचने के लिए ये क्या करते, कुर्बानियां देते, रिच सेक्रीफाइसेस करते उन खुदाओं को। जैसे आपने देखा होगा रोमन हिस्ट्री के अंदर भी आपने सुना होगा, तो वो क्या करते, बल्ली चढ़ाना, जिसको हम आज कहते हैं कि वो बल्ली चढ़ाया करते, बड़ी कुर्बानियां, कभी जो है वो 100 भेड़ें दे दी, कभी जो है वो कुछ और दे दिया, खून यानी दे दिया इस तरह से, कभी किसी इंसान की बल्ली दे दी, कभी किसी खूबसूरत लड़की की बल्ली दे दी। ये जैसे पुराना कल्चर था हिस्ट्री के अंदर, तो ये चीजें जो है ये फिर सेक्रीफाइसेस दिया करते ताकि इनके खुदा जो हैं वो इनसे नाराज ना हो। तो ये उस जमाने का एक कल्चर था, एक सोसाइटी के अंदर एक कल्चर था। और अगर लाइफ की बात करें, लाइफ और सोसाइटी की, तो उसमें जैसे मैंने कहा किंग सबसे ऊपर थे, पहले सबसे ऊपर प्रीस्ट थे, किंग थे, फिर लैंडलॉर्ड्स थे, और ये सारे के सारे जो है वहां पे हुक्मरानी करते थे। लैंडलॉर्ड जितने भी जमींदार हैं, यानी क्योंकि जमीनों से पैदावार होती, तो अल्टीमेटली जो पावर थी वो जमींदारों के पास थी ज्यादा। और फिर वुमेन राइट्स भी यहाँ पे इक्वल ही थे, यानी इस पूरे इलाके के अंदर। अब वुमेन राइट्स इक्वल इस तरह थे कि ऐसा नहीं है कि सारी खवातीन बराबर थी, कि जो किंग के खवातीन थी, किंग जो क्वीन थी या बाकी जो खवातीन जो कि आप कह लें शाही महल के अंदर थी, उनके किंग के हिसाब से सारे के सारे लॉज थे, लैंडलॉर्ड्स थे, यानी जिस क्लास से वो ताल्लुक रखती थी उस क्लास के जो मर्दों के जो जितने हुकूक थे उतने ही औरतों के हुकूक भी यहाँ पे इस सिविलाइजेशन के अंदर मौजूद थे। अब अगर बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उन्होंने तरक्की कितनी की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ये माना जाता है हिस्ट्री के अंदर कि उन्होंने इन्वेंशंस की, व्हील की इन्वेंशन उन्होंने की, ठीक है। अब गोल वाले व्हील की या चकोर वाले व्हील की, लेकिन व्हील की इन्वेंशन की। अच्छा, सेल की पिलो की, ये इन्वेंशंस इन्होंने की, ठीक है जी। वो हल वगैरह चलाना, जो वो हल बोया जाता है, जोता जाता है। यूज ऑफ ब्रोंज इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया, कि जो प्रॉपरली ब्रोंज का, यहाँ पे ये देखिए ये जो है वो ब्रोंज का यूज कर रहे हैं कि ब्रोंज को पिघला के और इससे हथियार बनाएंगे या बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इन्होंने बनाने हैं वो बनाएंगे, इन्होंने इस्तेमाल शुरू किया। इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। अच्छा, अरिथमेटिक और ज्योमेट्री का इन्होंने इस्तेमाल किया। जो आपको मैंने पीछे बिल्डिंग्स दिखाई हैं वो सारी की सारी बिल्डिंग्स वो बिल्कुल भी ज्योमेट्री और अरिथमेटिक्स के बगैर पॉसिबल ही नहीं कि वो बनाई, यानी जितनी भी सिटी प्लानिंग है वो सारी की सारी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे मैथ्स वगैरह के अंदर, कि जो सिटी वॉल्स हैं, प्लान इरिगेशन सिस्टम है, सिटी के स्ट्रक्चर्स पूरे के पूरे प्लान स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये प्लान स्ट्रक्चर्स जो है ये पूरे का पूरा जो है वो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है। तो ये मैथ्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूज़ की। फिर अच्छा, इसके अलावा इन्हीं को कहा जाता है कि इन्होंने सर्कल जो है वो 360 का जो है वो इन्होंने कहा कि सर्कल जो है वो 360 का है। इसी तरह से 1 मिनट को 60 सेकंड भी इन्होंने जो है वो दरियाफ्त किया या को नाम दिया। अच्छा, इनका एक राइटिंग स्टाइल था, उसको कहा गया जी क्यूनिफॉर्म, ठीक है। ये कोनिफॉर्म है, तो ये जो कोनिफॉर्म है ये सिस्टम था, राइटिंग सिस्टम सबसे पहले इन्होंने डेवलप किया और फर्स्ट मैप भी इन्होंने बनाया। अब ये जो क्यूनिफॉर्म इनका राइटिंग सिस्टम है, यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर देखिए, तो ये जो आपको, ये असल में उस जमाने में ऐसा होता कि मिट्टी की स्लेट्स बनाई जाती थी, जो मिट्टी होती उसका गारा बनाया जाता, ठीक है जी। वो जो गारा होता उस गारे को गूंद के उसके बाद उसकी एक स्लेट बनाई जाती, उसको फिर धूप जो है उसके अंदर सुखाया जाता। जैसे बच्चे आपने देखा होगा खेलते हैं इन चीज़ों से, अब खेलते थे, अब तो खैर नहीं खेलते, तो वो धूप से उनको सुखा के उसके बाद जो है फिर क्या करते, फिर इसके ऊपर राइटिंग किया करते थे और उसको क्यूनिफॉर्म कहा जाता था। ये उनकी सुमेरियन सिविलाइजेशन की जो है वो आप कह लें दफ्तरी जुबान थी, सरकारी जुबान थी, जिसको ये लिखा करते थे यहाँ पे इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें एम्पायर की, कि ये जो सिविलाइजेशन थी जहां पे स्टेट्स थी, अब अभी तक हमने बात की है सिटी स्टेट्स की, एक स्टेट की नहीं बहुत सी स्टेट्स की बात की है कि बहुत सी छोटी छोटी स्टेट्स मौजूद थी वहां पे। अब ये स्टेट्स जो हैं ये एम्पायर कैसे बनी? एम्पायर का मतलब ये है कि छोटी छोटी स्टेट्स को मिला के एक बड़ा इलाका बनाया जाए और एक बड़े इलाके के ऊपर हुक्मरानी जो है वो की जाए, तो वो एम्पायर है, रियासत पूरी की पूरी। तो फर्स्ट एम्पायर यहाँ पे बिल्डिंग स्टार्ट कब हुई जी?
3000 से लेके 2000 बीसी के बीच में यहाँ पे जो सिटी स्टेट्स थी उनके बीच में वॉर्स हुआ करती थी, ठीक है। अब जैसे मैं बता चुका हूं कि इनके बीच में हर टाइम वॉर होती, इसी वजह से इन्होंने स्टैंडिंग आर्मी जो है वो रखी हुई थी। अब उन्हीं के बीच में से, अब जनरल्स के बीच में से एक ताकतवर निकलता है और बाकी इलाकों को फतह करता है, यही हिस्ट्री रही है। तो उन्हीं के बीच में से एक आदमी था जिसका नाम था सरगन ऑफ अक्कड़, ठीक है जी। ये जो सरगन ऑफ अक्कड़ था, यानी अक्कड़ इसका नाम था और ये सरगन के इलाके का था। इसने 2350 बीसी के अराउंड जो है वो स्यूमर को फतह कर लिया। ये जितने भी यानी इलाके थे इन सब के सब को उसने क्या किया, इनको फतह किया। काफी ज्यादा ताकतवर था और फतह करने के बाद उसने यहाँ पे एक एम्पायर की बुनियाद रख दी जो कि 200 साल तक चली। ये एम्पायर कब तक चली जी? 200 साल तक ये एम्पायर चली, यानी तकरीबन 2000 बीसी के राउंड अबाउट जो है ये एम्पायर मौजूद थी वहां पे तक चलती रही। उसके बाद जो है फिर नई एम्पायर आई, ठीक है। और वो जो नई एम्पायर थी उसको कहा गया बेबीलोन या बेबीलोनियन, ठीक है। बेबीलोनियन एम्पायर या बाबुल की तहजीब भी आपने अक्सर सुना होगा, सुमेरी तहजीब, उसके बाद जो है वो फिर बाबुल की तहजीब, यानी एक ही इलाके में आई। मेसोपोटामिया का इलाका था, वहां पे पहले सुमेरी तहजीब आई, उसके बाद फिर वॉर्स हुई, वॉर्स के नतीजे के तौर पे वहां पे फिर बेबीलोनियन जो है वो तहजीब बनी या बाबुल की तहजीब बनी। और ये जो बाबुल की तहजीब थी ये 2000 बीसी के अराउंड यहाँ पे बनी या स्टैब्लिश हुई। और ये पूरा का पूरा एक इलाका, यहाँ इस मैप के अंदर अगर आप देखिए तो ये पूरा इलाका, ये अराफात और ये टिग्रिस रिवर और ये दजला और फरात का पूरा इलाका जो है ये इस इलाके के ऊपर जो है फिर ये सुमर का जो इलाका था। तो यहाँ पे एक तहजीब बनी और किसने बनाई जी? दी अक्कड़ ने बनाई। ये बंदा जो था जिस सरगोन के इलाके से जिसका ताल्लुक था, तो इसने बेबीलोन की तहजीब बनाई। अब ये नोमैडिक वॉरियर्स थे, यानी कि जो कबायली लोग थे और ये कबायली वॉरियर्स थे। और कबायली वॉरियर्स जो थे इन्होंने क्या किया जी? इन्होंने मेसोपोटामिया को इन्वेड किया और उसके बाद इन्होंने कैपिटल कौन सा रखा जी? बेबीलोन रखा। इसी वजह से इसको बेबीलोनियन एम्पायर कहा जाता है, क्योंकि इसका जो कैपिटल था उसको बेबीलोन कहा गया या बाबुल कहा गया उसको। और पीक ऑफ बेबीलोन की अगर हम बात करें तो इनका जो हुक्मरान था, पीक ऑफ बेबीलोन जब रहा 1792 से लेकर 1750 तक ये हुक्मरान रहा, जिसको हम्मुरब्बी कहा गया। अब ये जो हम्मुरब्बी है, यहाँ पे आप नीचे एक स्टैचू भी देख रहे हैं कि ये यहाँ बैठा हुआ है, उसके नीचे ऑर्डर्स हैं। इसको द बेस्ट माना जाता है, द बेस्ट किंग माना जाता है इस इलाके का या इस बेबीलोन की जो सिविलाइजेशन है इसका जो सबसे बेहतरीन किंग था। इवन न सिर्फ इसका बल्कि पोस्ट जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के अंदर अगर कोई सबसे बेहतरीन किंग माना जाता है जिसने रूल ऑफ लॉ जो है वो कायम किया, या जैसे आज मॉडर्न स्टेट्स हम देखते हैं तो मॉडर्न स्टेट की हमें एक शक्ल दिखाई देती है, तो वो जो है वो हम्मुरब्बी जो है या हम्मुरब्बी जो है इसने जो स्टेट बनाई थी या जब ये बना था बेबीलोन के अंदर किंग, तो इसने जो लॉज लाए हम उस देखते हैं वो लॉज आज के लॉज से मैच करते हैं। नहीं कि एक लॉज पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप किया 1792 से 1750 के बीच में। अब हम्मुरब्बीज़ के जो लॉज थे इन लॉज को इसने नाम दिया जी हम्मुरब्बीज़ कोड, यानी इसने कुछ कोड्स बनाए हुए थे या कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए थे कि भाई इन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये स्टेट चलेगी या स्टेट के लोग जो हैं वो चलेंगे। और ये स्टेट, ये जो लॉज थे ये यूनिफॉर्म थे, यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉज थे, यानी ये सब के लिए एक जैसे थे, बराबर थे, इक्वलिटी थी इनकी। और ये टोटल लॉज जो थे ये 282 स्पेसिफिक लॉज थे ऐसे जो कि मुख्तलिफ सोसाइटीज से कलेक्ट किए हुए थे। ऐसा नहीं कि ये लॉज इसने अपने निकाले, बल्कि जितनी भी वहां सिटी स्टेट्स या मुख्तलिफ कल्चर्स मौजूद थे उन सब कल्चर्स से कुछ चीजें कलेक्ट की और कलेक्ट करके उनको जो है वो एक बुक बना दी और वो उनको लिख दिया कि ये लॉज हैं और ये हम्मुरब्बीज़ कोड है। तो वो जो कोड है वो कोड सारे के सारे पूरे उस जो है वो बेबीलोन के ऊपर उसने अप्लाई कर दिए, जो कलेक्शन ऑफ लॉज थे डिफरेंट कल्चर्स के बीच में। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रूल ऑफ लॉ था जो कि सबके लिए इक्वल था। और ये वही टाइम था जिस टाइम पे जो है वो रूल ऑफ लॉ का माना जाता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे ख्याल किया गया और बहुत ही इंसाफ पसंद और बहुत ही शानदार किस्म का हुक्मरान ये जो है हम्मुरब्बी यहाँ पे गुजरा। तो ये जो है ये सारे का सारा जो एम्पायर बिल्डिंग थी ये हुई मेसोपोटामिया के अंदर, ठीक है। मेसोपोटामिया के अंदर पहली जो है हमारे पास सुमेरी तहजीब आई, सिविलाइजेशन बनी तकरीबन जो है वो 3500 के राउंड अबाउट। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे आके बसी जी वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन 2000 के राउंड अबाउट बेबीलोन जो है उसकी सिविलाइजेशन यहाँ पे हमारे पास आके बसी। तो ये दो सिविलाइजेशन जो है पहली उस सिविलाइजेशन में इसने स्टार्ट किया। कहां स्टार्ट किया जी? जो पहली हमारे पास सिविलाइजेशन आई मेसोपोटामिया की या दजला और फराज की जो सिविलाइजेशन आई जो दरियाओं के किनारे आबाद हुई। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी खूबी आपने ये याद रखनी है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट में हम बाद में देखेंगे कि भाई यहां पे फिर डेवलपमेंट कैसे हुई। अभी तो हम ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम दोबारा से जब इसी के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आएंगे तो हम देखेंगे कि यहां पे अब जब ये डेवलप हो गया, जब हम्मुरब्बी आ गया उसके बाद वो भी चला गया और नए हुक्मरान आए, फिर यहां पे जवाल आ गया अल्टीमेटली, तो
उस जवाल के बाद यहाँ पे फिर आगे क्या हुआ, यहाँ की हिस्ट्री फिर आगे कैसे बढ़ी, तो यहाँ पे इसको जो है वो इस चैप्टर को हम क्लोज कर रहे हैं, जिसमें हमने आज पहली जो है वो 4 रिवर वैली सिविलाइजेशंस थी, उन 4 में से पहली सिविलाइजेशन को यहाँ पे हमने डिस्कस किया, और वो कौन सी थी, स्टेट्स ऑफ मेसोपोटामिया, जिसके अंदर सुमेरी तहजीब जो है, और दूसरी उसके बाद बेबीलोन की जो तहजीब है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रही। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।